आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, कल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 471। पलक झपकते ही पहली मासिक परीक्षा का समय आ गया। बच्चों ने कहा कि उन्हें कोई दबाव महसूस नहीं हुआ और कोई समस्या भी नहीं हुई। परिणाम आए और पता चला कि उन सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अभिभावकों की बैठक में शिक्षकों ने छात्रों को रैंक दी और अवि को कक्षा में प्रथम स्थान दिया गया। तनु और रिया कक्षा में क्रमशः प्रथम और द्वितीय हैं। पूरे ग्रेड रैंकिंग में अवि को स्कूल में पहला स्थान मिला, तनु को तीसरा और रिया को 5वां स्थान मिला। राजेश कपूर थोड़ा उलझन में थे। 1, 3 और 5, क्या ये ठीक है? क्या हम इस पर सहमत हो गए हैं? स्कूल के शीर्ष 10 छात्रों में से 3 उनके परिवार से हैं तथा कक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाले छात्र भी उनके परिवार से हैं। इसके अलावा चारों खजाने हमेशा खेलों में नंबर 1 रहे हैं। अचानक ये चौगुने बच्चे प्रसिद्ध हो गए। शिक्षक ने बच्चों के अभिभावकों से कहा कि वे आगे आएं और अपने शिक्षण अनुभव साझा करें। यह नवी मुंबई का नंबर 5 मिडिल स्कूल है। ऐसे नतीजे पाने के लिए ये वाकई कमाल का स्कूल होगा। तुरंत ही कक्षा में उपस्थित अन्य अभिभावकों ने राजेश कपूर की ओर उग्र निगाहों से देखा और उनसे शीघ्रता से अपने शिक्षण अनुभव साझा करने को कहा। राजेश कपूर के बोलने के बाद किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि वे अपनी असली योग्यताएं छिपा रहे हैं। मजाक कर रहा हूं, आजकल क्या कोई ऐसा है जो ट्यूशन या ट्यूटर रखे बिना अपने बच्चों की देखभाल करता है? क्या आजकल बच्चे 8:30 बजे से पहले सो सकते हैं? क्या आजकल बच्चे इतने स्वतंत्र हैं? तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? राजेश कपूर जानते थे कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये सच था। शिक्षक ने हल्की खांसी की और कहा, मुझे विश्वास है कि इस अभिभावक ने जो कहा वह सच है। जहां तक मैं समझता हूं, इस महीने स्कूल खत्म होने से पहले ही उन सभी ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। और अन्य बच्चे आमतौर पर कक्षा के तुरंत बाद बास्केटबॉल खेलने चले जाते हैं। बाकी 2 बच्चे भी उनके परिवार से हैं। कक्षा समाप्त होते ही वे पियानो बजाने के लिए संगीत कक्ष में चले जाते हैं और उनके ग्रेड अभी भी बहुत अच्छे हैं। और न केवल ये बहुत अच्छा है, बल्कि यह पूरे ग्रेड में शीर्ष 5 में शुमार है। माता पिता: अरे, ये तो एक प्राकृतिक प्रतिभा है, इसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। उच्चतम प्रवेश दर वाले प्रमुख मिडिल स्कूल के रूप में नवी मुंबई नंबर 5 मिडिल स्कूल का शैक्षणिक कार्यभार निश्चित रूप से सामान्य से अधिक है। अन्य स्कूलों में पढ़ाई 5:30 बजे समाप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ पढ़ाई 6:30 बजे समाप्त होती है। स्कूल अन्य स्कूलों की तुलना में आधा घंटा पहले शुरू होता है। चूंकि मौसम ठंडा हो रहा था, राजेश कपूर बच्चों को वहां ले जाना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा, चलो विभू को स्कूल भेजते हैं। चौथा बच्चा स्कूल से सबसे दूर रहता है, इसलिए सबसे बड़ा बच्चा तीसरे बच्चे को गोद में उठाता है और दूसरा बच्चा अकेले ही साइकिल चला सकता है। लेकिन राजेश कपूर चिंतित थे। इस कड़ाके की सर्दी में हमें भोर से पहले ही निकलना पड़ता है। हम दुखी कैसे न हों? बाहर हवा चल रही है। इसलिए शिक्षक से परामर्श करने के बाद मुझे पता चला कि बच्चे इलेक्ट्रिक स्कूटर चला सकते हैं, लेकिन स्कूल इसे प्रोत्साहित नहीं करता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद भी मैंने इसे नहीं खरीदा। मीरा शर्मा अब और सहन नहीं कर सकी। पतिदेव: बच्चे बड़े हो गए हैं और वे थोड़ी बहुत शिकायत और कठिनाई सहन कर सकते हैं। वे ग्रीन हाउस फूल नहीं हैं। उनके लिए स्वतंत्र होना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बच्चों ने ठंड की शिकायत नहीं की है, इसलिए उन्हें रहने दीजिए। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। मीरा शर्मा ने उसे गले लगाया और उसकी भावनाओं को समझ गईं। मैंने अपने बच्चे को 2 महीने की उम्र से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक पाला है और अब जब वह उड़ने वाला है तो स्वाभाविक रूप से मैं चिंतित हूँ। राजेश कपूर अपने बच्चों के जूनियर हाई स्कूल में प्रवेश के बाद 2 महीने तक चिंतित रहे, लेकिन सौभाग्य से उनके पास एक हुनर था। अन्यथा आपके बाल जल्दी ही झड़ने लगेंगे। 3 महीने बाद ही राजेश को अंततः इसकी आदत हुई। नहीं, अंततः मान लिया, बच्चे बड़े हो गए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाएं। इस बार तनु को प्रथम स्थान मिला, पूरे स्कूल में प्रथम स्थान। अवि 5 अंक से पीछे रह गया, लेकिन फिर भी वह अपनी कक्षा में प्रथम तथा पूरे स्कूल में दूसरे स्थान पर रहा। रिया कक्षा में तनु के ठीक बाद दूसरे स्थान पर है तथा पूरे स्कूल में चौथे स्थान पर है।
स्कूल की रैंकिंग सूची को देखते हुए अवि ने कहा, अगर रिया की बहन और अधिक मेहनत करेगी तो शीर्ष 3 स्थान हमारे होंगे। एक परिवार के रूप में हमें एक साथ रहना चाहिए। बेशक परीक्षा साफ सुथरी और व्यवस्थित होनी चाहिए। यदि आप में प्रतिभा है तो भी आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अंतिम परीक्षा जल्द ही आ रही है, इसलिए तनु अब हस्तशिल्प नहीं करेगा। इस बार वह अपने बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर यह काम करना चाहता है। मुझे किसी भी बात का डर नहीं है, सिवाय इसके कि मेरा दूसरा बच्चा गंभीर हो। एक बार तनु गंभीर हो जाती है तो वे सभी डर जाते हैं। इसी तरह विहू को छोड़कर बाकी चारों गुप्त रूप से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। रिया अब पियानो नहीं बजाती और अवि और तनु अब बाहर जाकर पियानो नहीं बजाते। आओ सीखें। इससे राजेश उलझन में पड़ गया, लेकिन सीखने का शौक अच्छी बात है। माता पिता के रूप में आपको अपने बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे अच्छा पोषण प्रदान करना चाहिए और उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। दोनों कक्षाओं के शिक्षक बहुत प्रसन्न थे और अक्सर कक्षा में इस बारे में बात करते थे। देखा, ये डरावना है। जो लोग तुमसे बेहतर हैं वे तुमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तुम लोगों को भी यह सीखना चाहिए। अगर तुम उन्हें हरा दोगे तो क्या होगा? छात्रों ने कहा, गुरुजी कृपया जाग जाइए। हम हर दिन क्रैम स्कूल जाते हैं और हर दिन 10 बजे के बाद तक होमवर्क करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके साथ यौन संबंध नहीं बना सकते। वाह, क्या आप उनके प्रयास नहीं देख सकते? कक्षा में दूसरा बच्चा सबसे लोकप्रिय है। जब लोगों को कोई सवाल समझ नहीं आता तो वे अक्सर मदद के लिए उसके पास जाते हैं। जैसे ही शिक्षिका कक्षा में दाखिल हुई, उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे कोई प्रश्न हो तो मुझसे या मॉनिटर से पूछो। तनु को परेशान मत करो। तनु का चेहरा अविश्वसनीय रूप से सुंदर और व्यक्तित्व आकर्षक है। टीचर को इस बच्चे पर तरस आ रहा है। अगर आ भी जाए तो मत पूछिए, बस इतना कह दीजिए कि वो बहुत प्यारा है। अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई है। चीनी भाषा में पठन बोध के लिए विभिन्न कटौतियों के अलावा एक निबंध भी है। गणित के उत्तर बिल्कुल एक जैसे हैं और अब परिणामों की प्रतीक्षा करने का समय है। राजेश बच्चों को खेलने के लिए बाहर ले गया और आराम करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से बच्चों ने पहले ही कक्षा के अन्य अच्छे मित्रों के साथ अपॉइंटमेंट ले लिया था। राजेश का मूड बहुत खराब था। उसने बच्चों के मनोरंजन के लिए व्हाट्सएप के जरिए हर एक को 3000 रुपये भेजे। चारों बच्चे एक साथ घर से चले गए। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, सड़क पर सावधान रहना और आज रात जल्दी वापस आ जाना। पीछे मुड़कर मैंने देखा कि राजेश कपूर परित्यक्त से दिख रहे थे और उसे मना रहे थे। पतिदेव, मुझे खेलने ले चलो। राजेश कपूर ने अपनी पत्नी को गले लगाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले चलता हूँ। तुम कहाँ जाना चाहती हो? सब ठीक है। जब तक मेरे पति मेरे साथ हैं मैं खुश हूँ, भले ही वह पड़ोस में टहलने के लिए ही क्यों ना हो। राजेश कपूर मुस्कुराए। आपका रिपोर्ट कार्ड प्राप्त करने में केवल 3 दिन लगते हैं। इन 3 दिनों के दौरान चारों बच्चों और उनके सहपाठियों ने खूब आनंद उठाया। राजेश वाधवत अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग कर रहे थे और उन्होंने बहुत आराम से इसका आनंद लिया। जब उनके पास करने को कुछ नहीं था तो उन्होंने मीरा शर्मा को खाना बनाना भी सिखाया। उसके आसपास होने पर रसोई घर में विस्फोट होना असंभव है। बच्चों ने 3 दिन तक खूब आनंद उठाया और फिर वाद से अपने रिपोर्ट कार्ड लेने गए। स्कूल के प्रवेश द्वार पर एक एलईडी स्क्रीन है। इसमें जूनियर हाई स्कूल की पहली, दूसरी, तीसरी तथा पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा में स्कूल के शीर्ष 100 छात्रों की सूची दी गई है। प्रथम कक्षा के संपूर्ण अंक में प्रथम स्थान रिया, द्वितीय स्थान अवि तथा तृतीय स्थान तनु है। इसके अलावा तीसरा स्थान चौथे स्थान से 80 अंक से अधिक आगे था। ये चौगुने बच्चे स्कूल में बहुत लोकप्रिय हैं और हर कोई उन्हें जानता है। प्रथम और द्वितीय स्थान के बीच का अंतर 3 अंक है। दूसरे और तीसरे स्थान के बीच का अंतर 2 अंक है। तीसरे और चौथे स्थान के बीच का अंतर 1 अंक है। परिवार न केवल एक साथ है बल्कि उनके अंक भी समान हैं। जैसा कि अपेक्षित था, इस दुनिया में 3 खजानों के प्रयासों को छोड़कर डरने की कोई बात नहीं है। जब तक रिया कड़ी मेहनत करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकती, चाहे वह संगीत हो या कुछ और। तनु ने आह भरते हुए कहा, कितनी शर्म की बात है। मैं दूसरे स्थान से बस कुछ ही अंक दूर थी। हाँ, बस 6 अंक और मैं प्रथम हो जाऊंगा। अगली बार मुझे और कड़ी मेहनत करनी होगी। ये चौगुने बच्चे सुंदर लड़के और सुंदर लड़कियां हैं।
विशेषकर रिया, जिसे कक्षा की सुंदरी और कक्षा की सबसे सुंदर लड़की के रूप में सराहा गया है। एक प्रकार का व्यक्ति होता है जो अपने साथ चमकदार चीजें रखता है, और वह है तनु। वे जहां भी जाते हैं आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। कक्षा में वापस आकर सहपाठियों ने खुशी मनाई कि रिया को कक्षा में प्रथम स्थान मिला है और तनु को कक्षा में तीसरा स्थान मिला है। दोनों बच्चों को लगा कि यह कोई बात नहीं है। उनके विचार में ये भाई बहनों के बीच प्रतिस्पर्धा मात्र है। चीनी भाषा में 1 अंक की कटौती तथा पठन बोर्ड में 0.5 अंक की कटौती को छोड़कर रिया ने प्रत्येक विषय में पूरे अंक प्राप्त किए। इसलिए तीसरे बच्चे को कोई गृह कार्य नहीं दिया गया तथा दूसरे बच्चे को केवल 2 चीनी भाषा के पेपर और 10 निबंध लिखने थे। क्योंकि तनु की रचना को गंभीर कटौतियां प्राप्त हुईं, अभी की कक्षा में दोनों प्रधानाध्यापक एक दूसरे को चिढ़ाते भी थे। हमारी कक्षा इस वर्ष उत्कृष्ट परिणामों के साथ अग्रणी है। क्षमा करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो पहली कक्षा का पहला सेमेस्टर है, अभी तो बहुत समय है। राजेश कपूर को ग्रुप के शिक्षकों से रिपोर्ट कार्ड पहले ही मिल चुके हैं। जहां तक ग्रेड रैंकिंग की बात है तो रिया ने सभी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए ग्रेड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। समूह में कई अभिभावकों ने अपना आशीर्वाद भेजा और राजेश ने उन सभी को जवाब दिया। नवी मुंबई क्रमांक 5 मिडिल स्कूल में ऐसे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए नवी मुंबई में 4 खजानों का प्रदर्शन भी बेहद उत्कृष्ट है। जूनियर हाई स्कूल के दूसरे वर्ष से ही हमारे यहाँ भौतिकी की पढ़ाई शुरू हो जाती है। इस समय लड़के और लड़कियों की ताकत और कमजोरियां सामने आती हैं। जूनियर हाई स्कूल के पहले सेमेस्टर में अभी प्रथम स्थान पर, तनु दूसरे स्थान पर और रिया तीसरे स्थान पर रही। अगले सेमेस्टर में तनु को बहुत प्रेरणा मिली और उसने अपना 1/3 समय आभूषण डिजाइन पर खर्च किया। उनके अलावा रिया ने भी अगले सेमेस्टर में प्रदर्शन में भाग लिया। अवी और विहू ने मुंबई में आयोजित युवा ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भी भाग लिया और दोनों ने पुरस्कार जीते। अपने सहपाठियों की नज़र में वे ऐसे लोग हैं जिनका वे आदर करते हैं। एक प्रकार का उत्कृष्ट व्यक्ति होता है जो चुपचाप कड़ी मेहनत करता है और फिर सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। और वे वास्तव में उत्कृष्ट हैं और उनकी शिक्षा और रुचियों की कभी उपेक्षा नहीं की गई है। ऐसा लग रहा था कि चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे उनसे आगे नहीं निकल सकते। जूनियर हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में भौतिकी शुरू होने के बाद दोनों लड़कियों तनु और रिया में स्पष्ट रूप से कुछ कमियां थीं। मध्यावधि परीक्षा में भी वे तीनों पूरे ग्रेड में शीर्ष 3 में स्थान पर थे। हालांकि तनु और रिया का स्कोर 5वें स्थान के बहुत करीब है। दूसरे स्थान पर रही रिया, तनु से 15 अंक आगे रहीं। तनु और रिया ऐसा नहीं कर सकती, उन्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा। जूनियर हाई स्कूल के दूसरे वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के परिणाम आ गए हैं। अवी वाधवा को अपनी कक्षा में प्रथम स्थान, रिया को द्वितीय स्थान तथा तनु को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। वह छात्र जो पिछली मध्यावधि परीक्षा में कक्षा में 5वें स्थान पर था। मुझे लगा कि मैं बड़े लोगों के बहुत करीब हूँ, इसलिए मैंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। ये छात्र लगातार चौथे या 5वें स्थान पर रहा है और अब वह सोच रहा है कि क्या उसके पास शीर्ष 4 में आने का मौका है। परिणामस्वरूप परीक्षा परिणाम सामने आए। तनु अपने ग्रेड में तीसरे स्थान पर है, जो चौथे स्थान पर है उससे 45 अंक आगे है। उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। मध्यावधि परीक्षा में 2 अंकों का अंतर था, लेकिन इस बार मैं 45 अंकों से पीछे रह गया। क्या यह अभी भी मनुष्य है? बाद में मैंने सुना कि तनु और रिया के भौतिकी के शिक्षक एक ही थे और जब भी उन्हें किसी प्रश्न में परेशानी होती थी तो वह सबसे तेजी से दौड़कर ऑफिस चले जाते थे। शिक्षक को विशेष रूप से वे बच्चे पसंद हैं जो समझ में न आने पर प्रश्न पूछते हैं, और दोनों छोटी लड़कियों के अंक अच्छे हैं। आप इसे कुछ मार्गदर्शन से सीख जाएंगे। यदि हम 4 खजानों को इसमें शामिल कर दें तो ग्रेड 5वां या चौथा होगा। ज़्यादा अंतर नहीं है। अगले वर्ष जूनियर हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में चारों खजाने युवा ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे। जूनियर हाई स्कूल के दूसरे वर्ष के दूसरे सेमेस्टर में चारों बच्चे ओलंपिक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु एक प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये प्रतियोगिता विहू के शिक्षक कियाओ के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। कियाओ के अब केवल 4 बच्चे हैं, जिनमें विहू भी शामिल है। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा उनमें लगा दी और 6ठी कक्षा से स्नातक होने के बाद से ही उनकी देखभाल के लिए जिम्मेदार रहे हैं। इसके बाद वे देश भर में प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। पूरा परिवार कभी भी रिया के किसी भी संगीत समारोह में शामिल होने से नहीं चूकता था, भले ही उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती थी।
जब चार खजानों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो पूरे परिवार को उनका समर्थन करना चाहिए। शिक्षक कियाओ के अनुसार विहू एक दुर्लभ ऑल अराउंड एथलीट है। उनमें बहुत अच्छी एथलेटिक प्रतिभा है और वे भविष्य में निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बनेंगे। शिक्षक कियाओ ने विहू में और अधिक संभावनाएं खोजीं। उसे इस खेल के बारे में एक आशंका थी। ताओबुआंग ने जिन चार खजानों को कई वर्षों तक गुमनामी में रखा है, वे अपनी पहली ध्वनि से निश्चित रूप से सभी को आश्चर्यचकित कर देंगे। युवा ओलंपिक खेलों में पहले से ही 26 प्रमुख स्पर्धाएं शामिल हैं, जिनमें तैराकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, नौकायन, साइकिलिंग और ताइक्वांडो शामिल हैं। बाद में कुल 35 प्रमुख कार्यक्रम हुए और शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों में स्कीइंग और आइस हॉकी सहित 7 प्रमुख कार्यक्रम हुए। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 12 फरवरी से शुरू होकर 21 फरवरी को समाप्त होंगे। जब तनु को ताइक्वांडो प्रतियोगिता के बारे में पता चला तो उसने शिक्षक कियाओ से उसे भी इसमें शामिल करने के लिए कहा। तनु और विहू दोनों वाधवत तथा अवी, जो उनका सबसे बड़ा भाई था, भी जाना चाहता था। आखिरकार उन तीनों ने मूलतः एक साथ ताइक्वांडो सीखा था। हालांकि बाद में तनु हस्तशिल्प के प्रति आसक्त हो गई और उसने इसे सीखना जारी नहीं रखा, लेकिन प्रतिभा के मामले में वह उन दोनों लड़कों से ज़्यादा खराब नहीं है। जब विहू वाधवत प्रशिक्षण के लिए स्कूल गए तो शिक्षक कियाओ ने उनके लिए मुंबई में एक प्रसिद्ध ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट मास्टर की तलाश की। 24 जनवरी को हमारी छुट्टी है और हम प्रतियोगिता से पहले आधे महीने तक प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस दौरान राजेश ने बच्चों के खान पान और मुंबई में उनके दैनिक जीवन का ध्यान रखा। मीरा शर्मा रिया को प्रशिक्षण के लिए मैजिक सिटी ले गईं। ये प्रदर्शन 25 फरवरी को होना है, जो मेरे लिए युवा ओलंपिक खेलों में भाग लेने और फिर रिया का प्रदर्शन देखने के लिए बिल्कुल सही समय है। कक्षा 3 के शिक्षक को पता चला कि अवी और तनु युवा ओलंपिक खेलों में भाग लेने जा रहे हैं। उसके सहपाठियों और शिक्षकों सहित सभी ने उसे अच्छे अंक प्राप्त करने की शुभकामनाएं देते हुए संदेश छोड़े। मुझे आशा है कि मैं अच्छे परिणाम प्राप्त करूंगा और अपने देश को गौरव दिलाऊंगा। मूलतः तनु और अवी केवल पानी पर निशान लगाना चाहते थे और प्रतिस्पर्धा करते समय अन्य खिलाड़ियों के साथ अनुभवों का आदान प्रदान करना चाहते थे। अचानक उन्हें बहुत दबाव महसूस हुआ और दोनों ने और भी कठिन अभ्यास किया। 10 फरवरी को अवी और तनु शिक्षक कियाओ की टीम के साथ एक विशेष विमान से ब्राजील के लिए रवाना हुए। राजेश और मीरा शर्मा विमान से गए। जिस होटल में वे रुके थे वहां उन्होंने एक पारिवारिक स्वीट बुक किया था। राजेश और मीरा शर्मा ने अपनी टिकटें बहुत पहले ही खरीद ली थीं और उनकी सीटें बहुत पास पास थीं। शिक्षक कियाओ के साथ मेरे अच्छे संबंध के कारण शिक्षक कियाओ ने रास्ते में कुछ चीज़ों में मेरी मदद की। ये दंपति बिना दूरबीन के भी खेल देख सकता है। हालांकि अंततः दंपति ने एक दूरबीन खरीद ली। ये युवा ओलंपिक खेलों में उनकी पहली भागीदारी थी और शिक्षक कियाओ ने विहू को कई प्रतियोगिताओं के लिए साइन अप कराया। ताइक्वांडो, तैराकी, स्कीइंग, ट्रैक और फील्ड, तलवारबाजी और घुड़सवारी। घनी भीड़ में एक ही वर्दी पहने लोगों के बीच वे अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। सौभाग्य से मैंने पहले से ही एक दूरबीन तैयार कर रखी थी जो अब काम आई। पिता राजेश अपने बच्चों को भीड़ में पाकर बहुत उत्साहित थे। मैं बच्चों को देखता हूँ, मैं उन्हें देखता हूँ। मीरा शर्मा ने भी बच्चों को देखा और खुशी से मुस्कुराई। मैंने भी उन्हें देखा। उद्घाटन समारोह सुबह समाप्त हुआ। दोपहर में आधिकारिक प्रतियोगिता शुरू होगी। इस वर्ष यह महीना राजेश के परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता के अगले 10 दिनों तक वे सिर्फ दर्शक ही रहे। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद ही माता पिता अपने बच्चों के साथ बातचीत कर सकते हैं। विहू का पहला स्वर्ण पदक घुड़सवारी में था। जब वह पुरस्कार लेने के लिए मंच पर खड़े हुए तो पति पत्नी दोनों की आंखों में आंसू थे। विहू के हंसमुख व्यक्तित्व से धोखा मत खाए। अपने हंसमुख बाहरी आवरण के नीचे वह वास्तव में एक बहुत मेहनती बच्चा है। राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने उसके स्कूल में अकेले प्रशिक्षण लेने के बारे में सोचा और उसकी देखभाल करने की पूरी कोशिश की। राजेश विहू को स्कूल से ले आता और उसके साथ स्कूल में घूमता। कभी कभी वह उसे ट्रेनिंग करते देखने के लिए जल्दी आ जाता। चारों बच्चे बहुत गंभीर और मेहनती हैं। शिक्षक कियाओ ने कहा, विहू एक प्रतिभाशाली बच्चा है। उससे भी ज्यादा अनोखी बात यह है कि उसमें प्रतिभा और मेहनत दोनों है। एक बार विहू के पैरों में छाले पड़ गए और पूरा परिवार बहुत चिंतित हो गया। परिवार में हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है।
रिया ने विशेष अवकाश लिया और पूरा परिवार विहू की जीत की खुशी मनाने के लिए एक साथ बैठा। अगली दौड़ 50 मीटर तैराकी की थी। विहू फाइनल में पहुंचने से चूक गए क्योंकि उनका प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत था। शाम को राजेश ने विहू को फोन करके बताया कि तैराकी का फाइनल कल होगा। जब हमारा सामना किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से होता है तो हमें कोई मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। उस रात पिता और पुत्र ने खूब बातें की। अगले दिन विहू ने 1 सेकंड की बढ़त के साथ स्वर्ण पदक जीता। यह विहुजान द्वारा जीता गया दूसरा स्वर्ण पदक है। इस बार 4 खजानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अगला मुकाबला ट्रैक एंड फील्ड का था, जहां मैं सफलतापूर्वक फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में विहू तीसरे स्थान पर पिछड़ गए, लेकिन वह जल्दबाजी में नहीं थे। आखिरी चक्कर में विहू ने अचानक जोर लगाया और ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे गर्म पहिए हों। चौथे स्थान पर रहे 4 खजानों को एक एक करके पीछे छोड़ दिया गया है। तैराकी और घुड़सवारी निश्चित रूप से बच्चों के लिए थकाऊ होती है। सभी ने सोचा कि बच्चे में संभवतः शारीरिक शक्ति नहीं है और वह शायद यहीं रुक जाएगा। अप्रत्याशित रूप से विहू ने अपनी ताकत जारी रखी और अंतिम 3 सेकंड में पहले स्थान पर आ गया। तीसरा स्थान स्वर्ण पदक जीता। जब सभी को लगा कि विहू ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतेगा, तो उसे कांस्य पदक ही मिला। स्वर्ण पदक मेरा दूसरा खजाना है, कांस्य पदक एक खजाना है। इसलिए पूरा परिवार पुरस्कार समारोह में एक साथ खड़ा था। मेजबान ने अंग्रेजी में पूछा, आपके नाम बहुत मिलते जुलते हैं, क्या आप भाई हैं? तनु मुस्कुराई और धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोली, हाँ, वह मेरा बड़ा भाई है और यह मेरा छोटा भाई है। 3 बच्चे? वाह, वे 3 नहीं बल्कि 4 बच्चे हैं। मैं दूसरा बच्चा हूँ। मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। अब सभी लोग हैरान हैं। हे भगवान, तीनों जुड़वां बच्चे एक साथ पोडियम पर खड़े थे, कितना अद्भुत। इसके बाद तलवारबाजी और स्कीइंग है। तलवारबाजी में विहू ने एक बार फिर अपना कौशल दिखाया और स्वर्ण पदक जीता। अंतिम दिन स्कीइंग प्रतियोगिता मानव निर्मित कोर्स पर आयोजित की गई। चारों को स्कीइंग का अभ्यास कराने के लिए राजेश कपूर उन्हें टोकाइडो ले गए, जहां उन्नत स्की ढलानों पर उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। शिक्षिका कियाओ ने सोचा कि स्कीइंग शायद विहू का शौक है, इसलिए उन्होंने उसे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। इसे बाद में विहू ने स्वयं जोड़ा था। उनका तर्क था, मैं कोशिश कर सकता हूँ, इसे मात्र आजमाएं। विहू को वास्तव में ऊंचाई और शरीर के आकार के मामले में बढ़त हासिल है, लेकिन उसके पास अनुभव की कमी है। कोच कियाओ इसमें अच्छे नहीं हैं, इसलिए वे पेशेवर विदेशी कोचों को नियुक्त करते हैं। विदेशी शिक्षक ने कहा कि विहू की योग्यता अच्छी है और वाधवत ने कुछ समय तक उसे पढ़ाने के बाद कहा कि वह वापस लौट आए। बाद में राजेश ने अपने बेटे के लिए एक सेवानिवृत्त और बहुत अनुभवी कोच खोजने में बहुत पैसा खर्च किया। प्रतियोगिता के अंतिम परिणाम में विहू ने एक बार फिर अपने प्रतिद्वंद्वी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो विहान कपूर का नाम नहीं जानते होंगे। 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतना गौरवपूर्ण उपलब्धि है। विहू के पुरस्कार जीतने के बाद मीडिया इसकी रिपोर्ट करने आया, लेकिन शिक्षक कियाओ ने उन्हें रोक दिया। चिंता करने से चारों खजानों पर से ध्यान हट जाएगा। अब जबकि प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, शिक्षक कियाओ ने विहू से पूछा कि क्या वह साक्षात्कार देना चाहता है। विहू ने सोचा और कहा, छोड़ो, यह जरूरी नहीं है। शिक्षक कियाओ थोड़ा हैरान हुए, क्यों? मुझे बस प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करना है। वे लगातार सवाल पूछते रहते हैं और तस्वीरें लेते रहते हैं। ये बहुत परेशान करने वाला है। शिक्षक कियाओ को विहू का ये पहलू बहुत पसंद है। वह स्पष्टवादी है और जीतने पर भी दिखावा नहीं करता। तो फिर मैं इसे आपके लिए अस्वीकार कर दूंगा। धन्यवाद शिक्षक। गेम के बाद हमें इसे अच्छे से मनाना चाहिए। बच्चों और अभिभावक संघ के सदस्यों ने खूब आनंद उठाया। भले ही बच्चों को इस प्रतियोगिता में रैंकिंग या पदक नहीं मिला, फिर भी यह एक अनुभव और अनुभव प्राप्त करने का अवसर था। इसलिए नतीजे गौण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखना है कि इस प्रतियोगिता से हमें कुछ हासिल हुआ है या नहीं। रात्रि भोजन के बाद जो लोग ऐसा कर सकते हैं वे अपने बच्चों को सैर के लिए बाहर ले जाते हैं। ये स्थान राजेश और उसके परिवार के लिए विशेष महत्व रखता है। अब जब हम यहाँ हैं तो हमें कुछ मौज मस्ती करनी चाहिए और 4 खजानों की सफलता का जश्न मनाना चाहिए।
राजेश कपूर ने एक यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाई और ब्राज़ील के सबसे प्रसिद्ध झरने का दौरा किया। ये विश्व का सबसे चौड़ा झरना है। घोड़े की नाल के आकार का ये झरना 82 मीटर ऊंचा, 4 किलोमीटर चौड़ा है तथा इसकी औसत गिरावट 75 मीटर है। तख्ती सड़क के बगल में लिफ्ट लें और आप हवा से पूरे झरने को देख सकते हैं। राजेश कपूर ने एक कार किराए पर ली जो मोटर होम जैसी थी, कुछ एसयूवी जैसी। वहां पहुंचने के बाद हमने अपने टिकट चेक कराए और फिर बच्चों को अवलोकन डेक की सीढ़ियों पर ले गए। यहाँ आप राजसी झरने को नीचे गिरते हुए देख सकते हैं। यदि आप गर्मियों में यहाँ आएँ तो और भी अच्छा होगा। सर्दियों में थोड़ी ठंड होती है, लेकिन इससे उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ता। बच्चों के लिए ये झरना देखने का पहला अवसर था। विश्व के 3 सबसे बड़े झरनों में से एक, विक्टोरिया फॉल्स में सबसे बड़ी गिरावट है। नीला फॉल्स में पानी की मात्रा सबसे अधिक है तथा यहाँ का झरना सबसे चौड़ा है। पानी की गड़गड़ाहट की आवाज़ के बीच एक कोने को मोड़ने के बाद अवलोकन डेक के अंत में तस्वीरें लेने के लिए उपयुक्त एक देखने का मंच है और आप एक एक करके तस्वीरें ले सकते हैं। अपने फ़ोन को गीला होने से बचाने के लिए राजेश ने वाटरप्रूफ फ़ोन खरीदा। परिवार ने एक मित्र से पारिवारिक फ़ोटो लेने के लिए कहा। आप तस्वीरें लेने में ज़्यादा समय नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पीछे कतार में लोग इंतजार कर रहे हैं। आगे चलते रहें और आप लकड़ी की सड़क तक पहुंच जाएंगे। इससे लोगों को लोगों के साथ निकट संपर्क बनाने का अवसर मिलता है, क्योंकि वे अच्छी तरह से तैयार नहीं होते, इसलिए वे इसे नज़दीक से नहीं देख पाते। छींटे बहुत बड़े हैं और आप भीग जाएंगे। कुछ लोग डिस्पोजेबल रेनकोट लेकर आए, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं हुआ। अंत में कुछ रेस्तरां हैं जिनमें बुफे भी शामिल है। यहाँ अधिकतर लोग बुफे चुनते हैं, जहाँ वे जितना चाहें उतना खा सकते हैं और बाहर झरने का नज़ारा भी देख सकते हैं। रात्रि भोजन के बाद आप किसी मनोरम स्थान पर जा सकते हैं। यहाँ रैकून हैं और एक पर्यटक आकर्षण के रूप में वे मनुष्यों द्वारा खिलाए जाने के आदी हैं। वे प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ बहुत चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे कुछ अधूरापन सा महसूस हुआ। राजेश को पता चला कि वे इसे हेलीकॉप्टर से देख सकते हैं और सभी बच्चे इसे देखना चाहते थे। यहाँ तक कि दूसरे और तीसरे बच्चे भी इसे आजमाना चाहते थे। नदी से पूरा दृश्य देखकर मैं फिर से स्तब्ध रह गया। घर लौटने के बाद भी परिवार इस पर चर्चा कर रहा था। दोपहर में राजेश बच्चों को स्काई लैडर पर ले गया। यहाँ बहुत से लोग चेक इन कर रहे हैं। ये सीढ़ी 80 मीटर ऊंची है, जिसका आधार व्यास 106 मीटर है तथा इसमें लगभग 20,000 लोग बैठ सकते हैं। जब परिवार आया तो उन्होंने अपना होमवर्क किया। सीढ़ी के शीर्ष पर एक विशाल कांच की क्रॉस आकार की छत है, जिसके माध्यम से सूर्य की रोशनी चमकती है, जिससे एक चकाचौंध भरा दृश्य बनता है। वे रविवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सही समय पर आते थे। बाकी समय दौरा शाम 4 बजे समाप्त हो जाता है और कार्यक्रम थोड़ा जल्दबाजी वाला होता है। वे दोपहर करीब 3 बजे वहां पहुंचे जब सूरज निकला हुआ था। सूर्य की रोशनी रंगीन कांच पर चमकती है, जो सुंदर और राजसी दोनों है। समापन समय के बाद वे रास्ते में टहलने लगे, एक विदेशी देश में घूमते हुए और अद्वितीय दृश्यों का आनंद लेते हुए। वे रास्ते में रुककर स्थानीय व्यंजन खाते रहे। मैं वहां कुछ दिन बिताने और सीधे रिया का प्रदर्शन देखने जाने की योजना बना रहा हूं। शाम को शिक्षक कियाओ ने फ़ोन किया और कहा कि एक साक्षात्कार था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए परिवार रात के खाने के बाद होटल लौट आया। साक्षात्कार लेने वाली स्टाफ सदस्य एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने विहू को संकेत दिया कि वह घबराए नहीं, क्योंकि साक्षात्कार जल्द ही समाप्त हो जाएगा। विहू ने कहा कि वह घबराए नहीं, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से मिलनसार हैं। कोच के रूप में जो को भी साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। पूछे गए सभी प्रश्न आधिकारिक हैं और मेजबान विहू को ये भी बताएगा कि प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। विहू के शब्दों को और अधिक आधिकारिक बनाओ। विहू कियाओ के पास खड़ा था और शांति से साक्षात्कार स्वीकार कर लिया। यह साक्षात्कार एक अस्थायी रिहर्सल था। आखिरकार यह एक शॉर्ट शूट था। कियाओ ने सभी उपलब्धियों का श्रेय विहू के स्वयं के प्रयासों को दिया और उन्होंने बस उसकी क्षमता का दोहन किया। उसमें और भी संभावनाएं हैं जो मुझे खोजने का इंतजार कर रही हैं। शिक्षक कियाओ का ये कहना गंभीरता से था। विहू जैसा सोना जहां भी जाएगा चमकेगा और परिवार को पैसों की कोई कमी नहीं होगी। ये केवल समय की बात है कि इसका पता चल ही जाएगा।
मैं भाग्यशाली था कि मुझे इस खजाने वाले लड़के का पहले ही पता चल गया। 5 मिनट का साक्षात्कार समाप्त होने और कैमरा बंद होने के बाद मेजबान गंभीर से उत्साही हो गया। तुम्हें पता है क्या, तुम मशहूर हो। अब देश में हर कोई जानता है कि तुम एक छोटे सुपरहीरो हो। विहू ने एक क्षण सोचा और कहा, मुझे नहीं पता। हम आज खेलने जा रहे हैं। मेजबान विहू के प्रति अपनी प्रशंसा नहीं छिपा सकी, क्योंकि उसका भी उसी उम्र का बच्चा है। आप क्या करने जा रहे हैं? हमने झरना और स्वर्ग की सीढ़ी देखी। वहां करने के लिए बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें थीं। आमतौर पर आपके ग्रेड कैसे होते हैं? पूरे ग्रेड में शीर्ष 5। अद्भुत, विहू ने पूछा, क्या यह आश्चर्यजनक है? मुझे नहीं लगता। मेरे बड़े भाई बहन सभी प्रमुख मिडिल स्कूलों में शीर्ष 4 में थे। तभी मेजबान को याद आया कि विहू का परिवार पास में ही है। मेजबान को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे अन्य लोगों से साक्षात्कार के लिए अनुरोध करने वाली कोई रिपोर्ट नहीं मिली। वाह, ये दूसरे बच्चे हैं। रिया अब चीन में एक प्रसिद्ध युवा संगीतकार हैं और हर कोई उन्हें जानता है। तनु भी एक छोटी इंटरनेट सेलिब्रिटी है, लेकिन वह कभी सामने नहीं आई। हालांकि सर्वशक्तिमान नेटिजन्स ने हस्तशिल्प पुरस्कार जीतने वाली तनु की तस्वीर खोज निकाली और फिर सुरागों का पता लगाने के लिए पता लगाया कि तनु एक प्रमुख मिडिल स्कूल में अपनी कक्षा में शीर्ष 4 में भी शामिल थी। ठीक है, 4 बच्चों का एक परिवार, उनमें से 3 प्रसिद्ध हैं। ताइक्वांडो में पदक जीतने वाले अवी बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं। यद्यपि वह बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वह कक्षा में नंबर 1 है। इस परिवार के सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। रिपोर्टर ने राजेश के साथ पालन पोषण से संबंधित सुझावों पर चर्चा की ताकि उन्हें कुछ सलाह मिल सके। बाद में मुझे पता चला, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह प्रतिभाशाली है? मुफ्त रेंज, कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं। परिवार मुंबई लौट आया। 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने पर मुंबई शहर और स्कूल ने उन्हें पुरस्कार भी दिए। तनु ने युवा ओलंपिक खेलों में ताइक्वांडो चैंपियनशिप जीती, जिससे उसके सहपाठी और शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह नागरिक और सैन्य दोनों है। रिया स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है और तनु की शोहरत भी उसके पीछे पीछे है। कई लड़के इन दोनों लड़कियों को राजकुमारियां समझते हैं। वे मन ही मन उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा है। हर दिन तनु और रिया को उनकी दराजों में गुलाबी पत्र और मीठी चॉकलेट मिलती थीं। दूसरे और तीसरे बच्चे का भी यही विचार था, कोई दिलचस्पी नहीं। क्या इसे सीखने में मज़ा नहीं आता? क्या इसे खेलने में मज़ा नहीं आता? यद्यपि उनका दृष्टिकोण एक जैसा है, फिर भी उन्हें प्रतिदिन बहुत कुछ प्राप्त होता है। तनु और रिया ने इस पर चर्चा की और डेस्क पर एक टेम्पलेट स्थापित किया और एक ताला लगा दिया। जब शिक्षक ने राजेश कपूर को इस बारे में बताया तो वह समझ नहीं पाए कि हंसें या रोएं। दोनों लड़कियों की तुलना में लड़कों को लगा कि लड़कियों द्वारा चोदा जाना एक बड़ी बात है। मुझे लगता है कि वे बहुत बढ़िया हैं। अन्यथा इतनी सारी लड़कियां उन्हें क्यों पसंद करेंगी? वे ये बातें अपने माता पिता के साथ भी साझा करते हैं। तनु ने अपना मुंह ढक लिया और खाने की मेज पर मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, आज एक पुरुष सहपाठी आया और उसने रिया की बहन से कहा कि वह सुंदर है और उसके अच्छे नंबर आए हैं। तो फिर अनुमान लगाओ कि सिस्टर रिया ने क्या कहा? राजेश कपूर ने पूछा, आपने क्या कहा? बहन रिया ने कहा, क्या तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत है? मैं तो पहले से ही जानती थी। प्यारा सा रिया जब बोलता है तो सचमुच बहुत निर्दयी हो जाता है। मैं इस वर्ष एक प्रतियोगिता के लिए यहाँ आया था, तो मेरठ में हमने जो पुनर्मिलन रात्रिभोज का आयोजन किया वह चंद्र नववर्ष के 8वें दिन था। देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी ने पहले ही होटल बुक कर लिया था और राजेश कपूर बच्चों को वापस विला में ले गए। जैसे ही पहला व्यक्ति आया, देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी आ गए। बच्चे बड़े हो गए हैं और उनके साथ बातचीत करते समय एक पीढ़ी का अंतर महसूस होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं। देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी अब जवान होते जा रहे हैं। उस वर्ष कंपनी को घाटा हुआ और देवेंद्र कपूर ने अपने बेटे की वित्तीय सहायता लेने से इनकार कर दिया और कंपनी बंद कर दी। सुनीता कपूर और मैं अपनी ही दुनिया में रहते थे, बस बाहर जाकर मौज मस्ती करते थे। प्रवीण कपूर ने पहले कहा था कि वह अपने बेटे जतिन कपूर के साथ मुंबई आएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने यह बात छोड़ दी। बच्चों का अपना जीवन है, इसलिए उन्हें उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ताकि परेशानी न हो। ईशान कपूर पिछले साल बीमार पड़ गए थे।
और अब वह काफ़ी खुले विचारों वाले हो गए हैं तथा उनके स्वभाव में भी सुधार आया है। उनके बेटे प्रणव कपूर और उनके बीच रिश्ते काफ़ी सहज हो गए हैं और श्रेया कपूर ने धीरे धीरे अपने परिवार से संपर्क साध लिया है। ये सभी बातें सुनीता कपूर और मीरा शर्मा ने कहीं। मीरा शर्मा और राजेश कपूर ऐसे लोग हैं जो अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान देते हैं और वास्तव में उन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। अन्य लोगों के मामलों पर चर्चा करने की उनकी बारी नहीं है। सुनीता कपूर ने मीरा शर्मा की तरफ देखा, इतने सालों बाद भी तुम में ज़रा भी बदलाव नहीं आया है। तुम अब भी बहुत जवान लगती हो। मीरा शर्मा ने भी इस पर ध्यान दिया। माँ, आप भी, क्या आपने अपने बाल रंगे हैं? ये रंग आप पर बहुत जंच रहा है। सचमुच, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि यह भयानक और खौफनाक था। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा लग रहा है। बैंगनी रंग ज़्यादा ध्यान देने योग्य नहीं है, ये गहरा बैंगनी है। इस बीच देवेंद्र कपूर ने अपने बेटे से कहा, टेबल आरक्षित है, चलो आज रात शराब पीते हैं। पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि कम पिएं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अफसोस, इस उम्र में हम दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। हम बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। रात, मेरठ में सबसे अच्छा होटल। मेरठ से सभी रिश्तेदार आए और सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए, हंसी खुशी बातें कर रहे थे। अतीत में देवेंद्र कपूर का व्यवसाय असफल हो गया था और वह अपने भाइयों में सबसे अधिक संकटग्रस्त थे। लेकिन उसका बेटा बहुत होनहार है। अब न केवल उनके बेटे ने प्रगति की है, बल्कि उनके पोते ने भी प्रगति की है। इस बार मेरे कई परिचित रिश्तेदार भी इसमें भाग लेने आए थे। कहते हैं कि एक व्यस्त शहर में रहने वाले गरीब आदमी की परवाह करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक सुदूर पहाड़ पर रहने वाले अमीर आदमी के दूर के रिश्तेदार होते हैं। इस कहावत में कुछ सच्चाई है। पिछले कुछ वर्षों में कई रिश्तेदार मदद के लिए देवेंद्र कपूर के पास आए हैं और पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यथासंभव मदद करने की कोशिश की है। इस बार जतिन कपूर, शालिनी कपूर और उनके दोनों बेटे भी वापस आ गए। मनीष कपूर की बीजिंग में एक गर्लफ्रेंड है। मैं अगले साल इसे घर लाने की योजना बना रहा हूं और सभी को इसे देखने का मौका दूंगा। अच्छा खासा खाने पीने के बाद चारों बच्चे अपनी ही पीढ़ी के बच्चों के साथ खेलने निकल पड़े। छोटे बच्चे के टीवी पर गाना गा रहे थे और बड़े बच्चे ताश खेल रहे थे। पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से इस परंपरा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। राजेश, लामका चुन, शुभम कपूर और प्रणव कपूर अपनी अपनी पत्नियों को गाने के लिए ले गए। मनीष कपूर बिना किसी वयस्क के बच्चों के पीछे पीछे चल रहे थे और वे चिंतित थे। गीत के आधे भाग में जतिन कपूर ने आह भरते हुए कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझमें अब ऊर्जा नहीं बची है। शालिनी कपूर ने कहा, आज रात 8 बजे के बाद लाइट शो है, क्या आप उसे देखने जाना चाहेंगे? इसलिए हमने इस पर चर्चा की और लाइट शो देखने जाने का निर्णय लिया। इस साल मेरठ में ज़्यादा ठंड नहीं है। राजेश मीरा शर्मा को गोद में उठाता है और उसे टोपी पहनाता है। पास खड़ी शालिनी कपूर ईर्ष्या से बोली, इतने सालों बाद तुम थक तो नहीं गए? मीरा शर्मा ने पूछा, क्या आप थक गए हैं? शालिनी कपूर ने हंसते हुए कहा, मैंने नहीं किया, क्योंकि उनके पति जतिन कपूर उनकी तरफ देख रहे थे। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें तो दर्द का एहसास भी नहीं है। क्या तुम देख नहीं सकते कि मुझे ठंड लग रही है? जतिन कपूर ने आंखें घुमाईं और कहा, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो खुद ही कर लो, तुम्हारे पास हाथ हैं। शालिनी कपूर इतनी गुस्से में थी कि वह उन्हें मारना चाहती थी। चुप रहो। आज रात का लाइट शो वाकई बहुत खूबसूरत है और संगीतमय फव्वारा इस शो को और भी खूबसूरत बना देता है। हाल के वर्षों में मेरठ और भी बेहतर होता जा रहा है। लाइट शो देखने के बाद हम में से कुछ लोग बारबेक्यू खाने के लिए वधावत गए। मैंने समय देखा और मनीष कपूर को फ़ोन किया, क्या आप अपने बच्चों को बारबेक्यू के लिए अपने साथ लाना चाहेंगे? बच्चों ने फिल्म देखी और मनीष कपूर ने थिएटर में संदेश दिया, भाई हम कुछ देर यहीं रहेंगे, बस खाना खा लो और हमें अकेला छोड़ दो। घर लौटने के बाद मैंने मनीष कपूर को फिर से फ़ोन किया और बताया कि मैं रात के बाजार में घूमने जा रहा हूं और सोच रहा हूं कि आज रात पुराने घर में ही सो जाऊं। राजेश को कोई आपत्ति नहीं है। इस वर्ष वहां बहुत से लोग थे, वहां काफ़ी चहल पहल और शोर था और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आया। जब मनीष कपूर पिछली बार वापस आए थे तो उन्होंने कहा था कि चारों खजाने वास्तव में लोकप्रिय थे और कई लड़के और लड़कियां उनकी संपर्क जानकारी पूछने आए थे।
मैं उन शब्दों को सुनकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। हे प्रभु, समय बदल गया है। राजेश भी अपने बच्चों के आकर्षण को पहचानता है। इस समाज में जहां रूप रंग सबसे महत्वपूर्ण है, चारों खजाने तो रूप रंग के मामले में अव्वल हैं। इससे उन्हें सिर दर्द तो हुआ, लेकिन साथ ही गर्व भी हुआ। चाहे माता पिता हो या पुरानी पीढ़ी, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। इस दौरान सुनीता कपूर ने सूती चप्पलें बुनना सीखा और राजेश के परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक जोड़ी चप्पल बनाने की तैयारी की। 6 लोग कोई छोटी संख्या नहीं है, इसलिए इस वर्ष के चीनी नववर्ष के दौरान वह हर समय जूते पकड़े हुए नजर आईं। उसकी तीसरी चाची ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, आजकल एक जोड़ी चप्पल की कीमत बस कुछ ही रुपयों में मिल जाती है। इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनीता कपूर भावुक होकर मुस्कुराईं, इसकी कोई खास कीमत नहीं है, लेकिन मैंने इसे खुद नहीं बनाया है। ये तो बस मेरी सराहना का प्रतीक है। मैं ग्रामीण इलाकों में बिताए गए समय के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने राजेश कपूर और उनके भाइयों के लिए भी कपड़े बनाए। तीसरी चाची ने सिर हिलाया। वास्तव में राजेश कपूर और उनके परिवार के पास इस समय वह सब कुछ है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। सुनीता कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगले साल मनीष कपूर अपनी गर्लफ्रेंड को घर वापस लाएंगे और घर में फिर से रौनक आ जाएगी। तीसरी चाची ने ईर्ष्या से कहा, मैं तुम्हें बाद में एक पोता दूंगी। सुनीता कपूर अपने पोते पोतियों के बारे में बात करते हुए बेहद खुश होती हैं। पलक झपकते ही चारों नन्हे मुन्ने इतने बड़े हो गए हैं। जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मैं उन्हें बच्चे ही समझती हूँ। दूसरा पहलू, सिवाय मनीष कपूर के जो बच्चों की देखभाल करते हैं, तीनों लिन भाई और शुभम कपूर एक साथ ताश खेल रहे थे। जतिन कपूर हंसे और बोले, कोई आश्चर्य नहीं कि मीरा शर्मा के साथ ताश खेलते समय मैं हमेशा हार जाता हूँ। पता चला कि वह ताश गिन सकती है। मुझे ये पता लगाने में 10 साल से ज़्यादा लग गए। मैंने पैसे हारे हैं। प्रणव कपूर हंसे, मैंने तो बहुत पहले सोचा था। देखो, मैं बाद में उसके साथ खेलूंगा, हा हा। शुभम कपूर मुस्कुराए लेकिन बोले कुछ नहीं। बात करते करते जतिन कपूर अचानक किसी कारणवश भावुक हो गए। मैं एक बेटी चाहता हूँ, लेकिन मैंने वर्षों तक बहुत कोशिश की है और कुछ नहीं हुआ। यह विषय तुरंत ही गर्मा गया। शुभम कपूर का बेटा चुवान चुवान अब कॉलेज में है। अपने साथियों की तुलना में उसकी योग्यताएं औसत हैं, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति बन पाना ही एक चमत्कार है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं मांगता। उन्होंने दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में भी नहीं सोचा। अगर उन्हें ये बीमारी फिर से विरासत में मिली तो कहना मुश्किल होगा कि क्या होगा। दंपति को अंततः सुरंग के अंत में प्रकाश दिखाई दिया, इसलिए इसे रहने दें। प्रणव कपूर और जतिन कपूर दोनों के 2 बेटे थे। हालांकि प्रणव कपूर ने सोचा कि उनकी बेटी की स्थिति जतिन कपूर जितनी गंभीर नहीं है, इसलिए उन्होंने सिर्फ इसके बारे में सोचा और कोई वास्तविक कार्रवाई नहीं की। जतिन कपूर हमेशा से एक बेटी चाहते थे और उनकी नज़र राजेश कपूर के परिवार की 2 राजकुमारियों पर थी। आप जितने बड़े होते जाते हैं उतने ही ईर्ष्यालु होते जाते हैं और उतनी ही अधिक मेहनत करते जाते हैं। मिस्टर कपूर, आपको क्या हो गया है? इतने सालों में आपको दूसरा बच्चा नहीं हुआ। राजेश कपूर ने शांति से कहा, मेरी सर्जरी हुई है, इसलिए मैं दूसरा बच्चा नहीं करूंगा। जतिन कपूर की अपनी बेटी के प्रति नाराजगी अरुण कुमार जैसी ही है। राजेश कपूर और अरमान को छोड़कर जिनकी बेटियां थीं, सभी के बेटे थे। वे बहुत चिंतित थे क्योंकि भविष्य में प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी हो जाएगी और उन्हें डर था कि उनके बेटे को पत्नी नहीं मिल पाएगी। उस दिन मीरा शर्मा को अचानक असहज महसूस हुआ और उन्होंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। आधी रात तक मीरा शर्मा को एक प्यारा सा बच्चा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया, जो फिर कमल में बदल गया और गायब हो गया। जागने के बाद मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। राजेश, उठो। क्या हुआ? पत्नी, प्रिय, मुझे लगता है कि मैं गर्भवती हूँ। आह, आपको लगता है कि यह संभव है? मीरा शर्मा ने राजेश कपूर को अपने गर्भवती होने के सपने के बारे में बताया। राजेश कपूर ने उनकी नब्ज देखी और पाया कि वह सचमुच गर्भवती थीं। दंपति भ्रमित दिख रहे थे। राजेश कपूर कुछ देर रुके और बोले, शायद दवा खत्म हो गई है। इसे कैसे कहना है? राजेश कपूर मीरा शर्मा के पेट को घूर रहे थे, जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम इस बच्चे को चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं? मीरा शर्मा गईं, मेरे चारों बच्चे किशोरावस्था में हैं। अगर मेरा एक और बच्चा हुआ
तो क्या लोग मुझ पर हंसेंगे? राजेश ने हमेशा अपना जीवन स्वयं जीने और दूसरों को बोलने देने के सिद्धांत का पालन किया है। नहीं, आजकल कई दूसरे जन्मे बच्चे अपने बड़े भाई बहनों से 10 या उससे अधिक वर्ष छोटे होते हैं। मीरा शर्मा ने अपने होंठ भींच लिए। राजेश इस बात से उससे कहीं ज्यादा खुश था। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस होता है कि मैंने अपनी पत्नी को गर्भवती होते और बच्चे को जन्म देते नहीं देखा। मीरा शर्मा को कई चिंताएं थीं। क्या होगा अगर चारों बच्चों को ये बच्चा पसंद नहीं आया? राजेश कपूर ने पूछा। क्यों नहीं? उन्हें निशा राव बहुत पसंद हैं। जब वह छोटा था तो उसे हमेशा खेलने के लिए हर जगह ले जाया जाता था। प्रिया तो अक्सर दोनों बच्चों को उनके साथ छोड़ देती थी। मीरा शर्मा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए राजेश कपूर ने उन्हें मनाया। खुश रहो, बुढ़ापे में हमें एक बच्चा मिल गया है। आप वह नहीं हैं जो गर्भवती हैं और आप वह नहीं हैं जो गपशप सुनती हैं। इस गर्भवती महिला को जल्दी गुस्सा आता है। अगले दिन संयोगवश हम में से कुछ लोग राजेश के विला पर आए। राजेश कपूर ने मूलतः यह विला लगभग 5 लाख रुपये में खरीदा था और अब इसका मूल्य कई गुना बढ़ गया है। पहले वे कल्पना करते थे कि अगर वे कड़ी मेहनत करें तो वे भी इतने अच्छे घर में रह सकते हैं। बाद में मुझे पता चला कि जिस गति से मैंने पैसा कमाया वह मकान की कीमतों की वृद्धि की गति के साथ मेल नहीं खा रही थी। चलो इसे भूल जाते हैं। राजेश कपूर ने गंभीरतापूर्वक सभी को बैठक कक्ष में बुलाया और चारों को भी नीचे आने को कहा, ये कहते हुए कि कुछ हुआ है। 4 खजाने और बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। मीरा शर्मा जानती थी कि राजेश क्या घोषणा करने वाले हैं और वह बहुत शर्मिंदा थीं। राजेश कपूर ने एक शानदार उपहार बॉक्स निकाला। इसके अंदर एक बहुत ही विशेष उपहार है और मैं इसकी घोषणा सभी के सामने करना चाहता हूँ। सभी लोग उत्सुकता से उसे सामान खोलते हुए देख रहे थे। फिर अंदर एक लाल रंग की शिशु पोशाक थी। सभी लोगों ने इसे लगभग एक ही समय पर समझ लिया। विहू ने सबसे तेज प्रतिक्रिया की और उछल पड़ा। आह, मेरा एक भाई या बहन होने वाला है। आह। तनु ने कहा, वाह, मैं बहुत खुश हूँ। दंपति अपने चारों बच्चों के प्रदर्शन से बहुत खुश थे। उन्हें अपने छोटे भाई बहन बहुत पसंद थे और उन्होंने अभी से इस बात पर चर्चा शुरू कर दी थी कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा और उन्हें क्या उपहार दिए जाएं। पक्ष के लिए बड़े पैमाने पर लड़ाई। बाकी बच्चे उनसे ईर्ष्या करने लगे। देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी बच्चों की तरह खुश थे। वे अपने पोते पोतियों और शिशुओं को फिर से गोद में ले सकेंगे। पुरानी पीढ़ी के लिए परिवार में नए बच्चे का आना बहुत खुशी की बात होती है। जतिन कपूर को यकीन नहीं हुआ। क्या आपने कल हमें नहीं बताया था कि यह मुमकिन नहीं है? राजेश कपूर ने उसे सही करते हुए कहा, मैंने कहा था कि मैं गर्भधारण नहीं करूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस रात मुझे पता चलेगा कि मैं गर्भवती हूं। जतिन कपूर ने फिर पूछा, तुम फिर से जुड़वां बच्चों को जन्म तो नहीं दोगी? इस बार राजेश ने निश्चयपूर्वक कहा। एक जतिन कपूर को लगता था कि अगर उनका बेटा होता तो वह इसके साथ भी रह पाते। अगर उसकी बेटी होती तो वह बहुत क्रोधित होता। इस वर्ष का नववर्ष का उपहार सचमुच विशेष है। राजेश मीरा शर्मा को प्रसव पूर्व जांच के लिए ले गए। मनीष कपूर और उनके 4 साथी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वे सभी अच्छे दिखते हैं और उनकी वापसी दर 500% है। पहली बार जब मैंने गर्भावस्था की कठिनाइयों को अकेले झेला था, उसकी तुलना में इस बार मेरे पास मेरे पति और बच्चों का साथ है। वह बहुत खुश है। अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर पूरा परिवार इंतजार कर रहा था। चारों बच्चे कुर्सियों पर बैठे और अपने बच्चों के लिंग पर चर्चा करने लगे। मेरे छोटे भाई बहन सब ठीक हैं? प्रतीक्षा कर रहे परिवार के अन्य सदस्य सोच रहे थे, अरे यार, क्या ये चौगुनी संतानें हैं? क्या आपका अंकित मूल्य इतना अधिक है? उनकी आवाज के लहजे से ऐसा लगता है कि वे अपने छोटे भाई बहनों पर लाड़ प्यार लुटा रहे हैं, बिल्कुल वीडियो में दिखाए गए लोगों की तरह। इतने सारे परी बहनों और भाइयों के साथ हर किसी से प्यार पाना। काफी देर इंतजार के बाद मीरा शर्मा बाहर आईं। आसपास के लोग क्रोधित थे। वाह, ये परिवार कितना सुंदर है। राजेश कपूर ने एक हाथ से मीरा शर्मा को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से रिपोर्ट पढ़ रहे थे। बच्चा स्वस्थ है और उसे कोई परेशानी नहीं है। चारों बच्चे एक दूसरे के पीछे पीछे घूम रहे हैं और उन्हें अपने छोटे भाई बहनों से मिलने में अभी 9 महीने और लगेंगे। ये समय वाकई बहुत लंबा है। लता शर्मा को चेन्नई में ये समाचार मिला और वह अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थीं। जब उन्हें पता चला कि वह गर्भवती है तो सभी ने राहत की सांस ली।
प्रिया आए और मीरा शर्मा को बात करने के लिए बुलाया। आह, तुम मुझे बताए बिना ही गर्भवती हो गईं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हम साथ मिलकर दूसरा बच्चा पैदा करने पर सहमत हुए थे। नहीं, एक बेटी पैदा करने के बारे में क्या ख्याल है? निशा राव बचपन से ही शरारती रही है, लेकिन कैकाई थोड़ी बेहतर है। अब अपने पिता के शब्दों के अलावा उसका दोनों भाइयों पर कोई नियंत्रण नहीं है। पहले अरुण कुमार ही बेटी चाहते थे, अब ये प्रिया है जो इसे चाहती है। अन्य लोगों के बेटे तो स्नेही होते हैं, लेकिन उसके दोनों बेटे उसे केवल ठंडा महसूस कराते हैं। इसके अलावा जब बेटी माँ बन जाती है तो वह अपनी माँ को अधिक समझती है। प्रिया को लगा कि उसे एक ऐसी बेटी चाहिए जो उसे समझे। मीरा शर्मा अवाक रह गईं। वह दूसरे बच्चे के बारे में ऐसे बात कर रही थी जैसे मैंने उसकी पीठ पीछे कोई शर्मनाक काम किया हो। इतना कहकर प्रिया सिसकते हुए बोली, मुझे भी एक बेटी चाहिए। मैं तुम्हें 2 बेटे दूंगी। दूसरी तरफ से प्रिया की आवाज आई, माँ, मुझे कोला चिकन विंग्स खाना है। प्रिया, जो अभी तक रो रही थी, ने तीखे स्वर में कहा, ठीक है माँ, बाद में तुम्हारे लिए बना देंगी। मीरा शर्मा अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। एक किताब की दुकान के पास से गुजरते हुए बच्चों ने कहा कि वे ऊब गए हैं और कुछ पाठ्येतर पुस्तकें खरीदना चाहते हैं। मीरा शर्मा बूथ में दूध पी रही थीं। जब चारों खजाने और राजेश कपूर शॉपिंग से वापस आए तो उन्होंने एक एक ड्रिंक ऑर्डर किया। मीरा शर्मा राजेश कपूर की किताबों के ढेर से आकर्षित हुई। आपने क्या खरीदा? पहली नज़र में गर्भवती महिलाओं का विश्वकोश, गर्भवती महिलाओं को न पता होने वाले रहस्य आदि जैसी किताबें हैं। अचानक मुझे समझ नहीं आया कि हंसूं या रोऊं। मेरठ से निकलते समय सुनीता कपूर ने अपने बेटे और 4 बच्चों को बार बार याद दिलाया, तुम्हें मीरा और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना होगा। मैं गर्मियों में तुमसे मिलने आऊँगा। मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी के अब भाई बहन भी हैं, इसलिए कृपया उनकी आज्ञाकारी बनो। चारों खजानों ने सिर हिलाकर कहा कि यह स्वाभाविक है। घर वापस आकर 4 खजानों की घोषणा की गई। माँ, आज से हम घर का सारा काम संभाल लेंगे। मीरा शर्मा शर्मिंदा थीं। मैं आमतौर पर घर का काम नहीं करता। वह मुस्कुराई और बोली, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। चारों बच्चों ने कहा कि यह बिल्कुल भी कठिन नहीं था, हालांकि आमतौर पर घर का काम वे ही करते थे। लेकिन समारोह की भावना अभी भी बनी रहनी चाहिए। राजेश चारों खजानों के प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न था। राजेश ने उन चारों खजानों के सारे कपड़े निकाले जो उन्होंने पहले पहने थे और उन्हें अलग अलग कर दिया। रिया पास आए और पूछा, पिताजी, यह क्या है? राजेश कपूर ने हाथ हिलाया, इधर आओ, ये वो कपड़े हैं जो तुमने बचपन में पहने थे। डैडी ने कुछ चुनकर रख लिए थे। तनु भी आ गई, अभी भी कुछ आवाजें निकाल रही थी। गुलाबी वाले हमारे हैं और नीले वाले उनके हैं। राजेश कपूर ने इशारे से कहा, अपने छोटे भाई बहनों को अपने कपड़े पहनने दो। कहते हैं कि अगर बच्चे पुराने कपड़े पहनेंगे तो उन्हें जिंदा रखना आसान होगा। मैं अपने चारों बच्चों के लिए हर उम्र के कुछ कपड़े रखता हूँ। दुर्भाग्यवश नवजात शिशुओं के लिए कपड़े उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अब वे अंततः उपलब्ध हैं। 28 फरवरी, राजेश बच्चों का नामांकन करता है। वे जूनियर हाई स्कूल के 3रे वर्ष के अंतिम सेमेस्टर में थे और यह खबर कि चारों बच्चे बड़े भाई बहन बनने वाले हैं स्कूल में हर जगह फैल गई। वे बहुत गर्वित दिख रहे थे। अगले साल मेरा छोटा बच्चा हमें स्कूल से लेने जरूर आएगा। मीरा शर्मा अपनी गर्भावस्था के दौरान ठीक थीं। वह ठीक से खा पी पा रही थीं और अच्छी नींद ले पा रही थीं। थोड़े अजीब से स्वभाव के अलावा कोई बड़ी समस्या नहीं थी। गुस्से के बारे में अजीब बातें क्या हैं? उदाहरण के लिए, दूध पीते समय आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि उसमें मछली जैसी तेज गंध है। मुझे ये भी लगता है कि चिकन और अंडे के कस्टर्ड का स्वाद बहुत तीखा होता है। मेरी स्वाद और गंध की भावना बहुत तीव्र हो गई है और मैं उन गंधों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजेश कपूर ने विशेष रूप से रैम्बो और मिठू का पूरा शरीर चेकअप किया। मिठू 10 साल से अधिक का हो चुका है और रैम्बो भी। उन्होंने अपने 4 बच्चों का पालन पोषण तब शुरू किया जब वे किंडरगार्टन में थे और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छे संबंध विकसित कर लिए हैं। रैम्बो और मिठू भाई जैसे हैं। पहले हम रैम्बो और मिठू को जहां भी जाते थे वहां पालक देखभाल के लिए भेज देते थे, लेकिन अब हम उन्हें घर पर ही पर्याप्त पानी और भोजन उपलब्ध कराते हैं। उन्हें घर पर ही रहने दो। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ मुझे घर की याद आती है।
चारों बच्चे निगरानी के माध्यम से उनसे बातचीत भी करते हैं और जब भी वे ऐसा करते हैं वे कैमरे के सामने बैठ जाते हैं। रैम्बो और मिठू को मीरा शर्मा के बगल में लेटना सबसे ज्यादा पसंद है। एक बिल्ली और एक कुत्ते के साथ मीरा शर्मा को पूरे परिवार का प्यार महसूस होता है। राजेश ने उसे पिछले महीने गर्भावस्था के निपटारे के बाद अस्थायी रूप से शिक्षण कार्य बंद करने और आराम करने को कहा। मीरा शर्मा को कोई आपत्ति नहीं थी। जब चारों बच्चे छोटे थे तो काम के कारण उन्होंने उनकी उपेक्षा की, जिसका उन्हें आज भी अफसोस है। अब चूंकि परिवार के पास पर्याप्त पैसा है, वह निश्चिंत होकर आराम कर सकती है। इसलिए मैंने छुट्टी ले ली और बच्चे की देखभाल के लिए घर पर ही रहने लगी। बस खाओ और सो जाओ, सो और खाओ, और फिर राजेश उसके साथ टहलने निकल जाता। यदि कोई विशेष स्थिति है तो वह तब है जब बच्चों का शैक्षणिक कार्यभार अधिक हो जाता है और वे जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल में प्रवेश करने वाले होते हैं। चारों बच्चों ने बचपन से ही आत्म अनुशासन की आदत विकसित कर ली थी, जिसमें उनकी पढ़ाई भी शामिल है। इसलिए इस सेमेस्टर में हम देख सकते हैं कि स्कूल के शीर्ष छात्र सभी गहन अध्ययन कर रहे हैं। अन्य छात्र, हे भगवान, ये बहुत तनावपूर्ण है। सबसे डरावना अंत क्या है? जो लोग आपसे बेहतर हैं वे आपसे अधिक मेहनत करते हैं। अन्य रैंकिंग वाले सभी छात्र बहुत घबराए हुए थे। मीरा शर्मा के गर्भ में पल रहे बच्चे का गर्भाधान जनवरी में हुआ था और फरवरी के अंत में इसका पता चला। 4 महीने की उम्र में मीरा शर्मा को भ्रूण में हल्की हलचल महसूस हुई। लंबे समय से खोई हुई इस भावना ने उसे तुरंत राजेश के साथ साझा करने पर मजबूर कर दिया। राजेश को बच्चे की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और वह थोड़ा निराश हुआ। मीरा शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब गर्भावस्था आगे बढ़ेगी तो भ्रूण की हलचल अधिक ध्यान देने योग्य हो जाएगी और तब आप इसे महसूस कर सकेंगी। बिना किसी आश्चर्य या दुविधा के बच्चों को नवी मुंबई नंबर 5 मिडिल स्कूल में पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। लेकिन मुंबई में सबसे अच्छा हाई स्कूल भी है, जिसमें केवल हाई स्कूल विभाग है, लेकिन कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं है। प्रवेश दर नंबर 5 मिडिल स्कूल के बराबर है। उस दिन नेताजी राजेश कपूर से बातचीत करने आए। मैं अपने चारों बच्चों को मुफ्त ट्यूशन और सर्वोत्तम शिक्षा के साथ हाई स्कूल भेजने की योजना बना रहा हूं। यदि ग्रेड अच्छे होंगे तो बच्चों को मुंबई विश्वविद्यालय जैसे स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। इतनी अच्छी स्थिति को देखते हुए राजेश और मीरा शर्मा तुरंत सहमत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मामला बच्चों पर छोड़ दिया। उन्हें अपना निर्णय स्वयं लेने दें और विश्वास दिलाएं कि वे जो चाहें प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, चाहे वे कहीं भी जाएं। दूसरा दल ठीक समय पर पहुंचा, ठीक उस समय जब बच्चे स्कूल से निकल रहे थे। ये देखकर राजेश बोला, जाओ बच्चों से कहो मैं खाना बनाने जा रहा हूं। क्या तुम हमारे साथ रुककर खाना चाहोगे? सुरक्षा की दृष्टि से दूसरे पक्ष ने वहीं रुकने का निर्णय लिया। राजेश और मीरा शर्मा रसोई में थे और उन्हें बच्चों की पसंद की कोई परवाह नहीं थी। ये सब बच्चों की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। थोड़ी देर बाद दूसरा पक्ष आया और बोला, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। मैं किसी और दिन आपसे मिलने आऊँगा। इतना कहकर वह चला गया। राजेश कपूर को इसकी वजह पता थी और उन्होंने बच्चों से पूछा। सभी ने नवी मुंबई नंबर 5 मिडिल स्कूल में रहने का फैसला किया। उन्हें यहाँ के शिक्षक बहुत पसंद हैं और सभी सहपाठी बहुत अच्छे हैं। उन्हें किसी नए वातावरण के अनुकूल ढलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे भी अधिक अनावश्यक बात यह है कि परिवार के पास पैसे की कमी नहीं है। ट्यूशन माफी की बात भूल जाए, वे अभी इतने गरीब नहीं हैं। उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोगों ने उस स्कूल में जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। इस बार विहू ने शानदार प्रदर्शन किया और कई खेल स्कूल उसे भर्ती करने आए। शिक्षक कियाओ ने उसे जाने से मना कर दिया। क्या मजाक है? इतना अच्छा पौधा ढूंढना इतना आसान है, पर तुम उसे यूं ही छोड़ देते हो। क्या वह मूर्ख है? मुझे नहीं पता कि यह खबर कैसे फैली, लेकिन कक्षा 3 और कक्षा 7 के शिक्षकों ने मुझे फ़ोन किया। जब दोनों शिक्षकों को पता चला कि बच्चों ने मना कर दिया है तो उन्होंने राहत की सांस ली। पहली बात तो ये कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती, और दूसरी बात ये कि यह मेरे अपने प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। तीसरा, उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया है कि चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए, छात्रों को स्कूल में ही रखा जाना चाहिए। सौभाग्यवश बच्चे अंततः वहां से नहीं गए, बल्कि वहीं रहने का निर्णय लिया। शिक्षक अभी भी बहुत भावुक थे। गर्मियां आ गई हैं और लंबी छुट्टियां शुरू हो गई हैं।
गर्भवती महिलाओं का शरीर का तापमान सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए मीरा शर्मा को विशेष रूप से गर्मी महसूस हुई और वह जो भी करती उन्हें गर्मी महसूस होती। आप हर दिन वातानुकूलित कमरे में नहीं रह सकते हैं ना। राजेश अपने परिवार को गर्मी की छुट्टियों में ले जाना चाहता था, लेकिन मीरा शर्मा फिर से नाराज हो गईं। इसका कारण ये था कि मैं हिलना नहीं चाहती थी क्योंकि भ्रूण की हलचल बहुत तीव्र थी। आप कपड़ों की एक परत के माध्यम से बच्चे की गतिविधियों को देख सकते हैं। जब एक दिन चारों बच्चों और राजेश के पास कुछ खाली समय होता है तो वे उसके पेट में पल रहे बच्चे के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं। कुछ कहानियां सुनाते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ वायलिन बजाते हैं, कुछ बच्चे के साथ खेलते हैं। मीरा शर्मा की चिंता धीरे धीरे कम होने लगी जब उन्हें वह समय याद आया जब वह 4 खजानों को लेकर जा रही थीं। मैं इतने कठोर माहौल में किसी तरह टिक पाया। सीधे शब्दों में कहूँ तो बात बस इतनी है कि मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया हूँ और एक बिगड़ेल बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा हूँ। इस तरह से सोचते हुए मीरा शर्मा ने इस अवधि के दौरान अपनी चिंताग्रस्त और बेचैन मनोदशा का सही ढंग से सामना किया। इस बार हमें 5 दिन की छुट्टी है, लेकिन शिक्षकों ने हमें पूरा होमवर्क दे दिया है। कई विषयों के लिए बहुत सारे पेपर, अभ्यास आदि हैं, लेकिन बच्चों ने इसे एक ही रात में पूरा कर लिया। इसलिए जब उनके पास खाली समय होगा तो वे कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उन्हें पसंद हो। जब आराम करने का समय हो तो आपको आराम करना चाहिए। जब बच्चे हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा देने वाले थे, मीरा शर्मा और राजेश कपूर वाधवत रंगीन अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल गए। पहली बार बच्चों के चेहरे स्पष्ट रूप से देखे। वह बहुत सुंदर थी। नाज ने कहा, जब वह बड़ी होगी तो अपनी माँ जितनी सुंदर होगी। मीरा शर्मा ने इस वाक्य पर विचार किया और उन्हें विश्वास हो गया कि यह एक लड़की है। राजेश को बेटा या बेटी होने की कोई परवाह नहीं है और वह इसे ज़्यादा महत्व भी नहीं देता। पलक झपकते ही बच्चों की हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा आ गई। राजेश कपूर और मीरा शर्मा स्कूल गेट पर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मीरा शर्मा के बैठने के लिए एक स्टूल भी खरीदा, उनके लिए छाता पकड़ाया और उन्हें पंखा भी झलवाया। उन्हें एक ही स्कूल में दाखिला दिया गया और विहू को परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी तथा उन्हें सीधे उनके मूल स्कूल में स्थानांतरित किया जा सका। परीक्षा का एक दिन बच्चों ने कहा कि वे ठीक हैं और उन्हें प्रश्न कठिन नहीं लगे। पास में ही इस मामले पर चर्चा कर रहे छात्र यह सुनकर लगभग रो पड़े। क्या यह अकादमिक गुरुओं की दुनिया है? ये बहुत डरावना है। इस वर्ष की भौतिकी और अंग्रेजी अत्यंत कठिन है। ठीक है, बहुत से लोगों ने तो आखिरी सवाल भी नहीं लिखा। उन्हें पता ही नहीं कि यह कैसे करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस शानदार टीचर ने ये सवाल सोचे होंगे। मैं बहुत गुस्से में हूँ। जब मैं बच्चों के साथ घर पहुंचा तो प्रत्येक विषय के शिक्षकों ने पहले ही सही उत्तरों की तस्वीरें ले ली थीं और प्रत्येक छात्र से अपने अंकों का अनुमान लगाने को कहा था। इसके बाद मैंने समूह में चीख पुकार देखी। विभिन्न विषय, विशेषकर भौतिकी और अंग्रेजी, बहुत सारे क्षेत्रों को कवर करते हैं और कई शब्द मेरे लिए नए हैं। उन्होंने पाया कि चारों खजानों ने कुछ भी नहीं कहा और वे एक दूसरे को अर्ट करते रहे तथा ये पूछना चाहते थे कि उनके अनुमानित अंक क्या हैं। एट बहुत कुछ। राजेश कपूर ने इसे देखा। वह इसे न देखने का नाटक नहीं कर सकते। संदेश भेजें, वे बाहर हैं और जल्द ही वापस आएंगे। कृपया बाद में उनसे संपर्क करें। एक बच्चे ने पूछा, अंकल, जहां वे गए थे हर कोई वाधवत खेलने के लिए बाहर है। सब लोग। ये बिल्कुल पागलपन और भयानक है। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि परीक्षा तो खत्म हो गई है, मैं और क्या कर सकता हूं? क्या समय को पीछे ले जाकर पुनः परीक्षण करना संभव है? जाहिर है कि यह अवास्तविक था, इसलिए बच्चों ने अंततः इसके बारे में सोचा और निर्णय लिया कि वे वही करेंगे जो उन्हें करना था। उस स्थिति में चलो बाहर चलें और मजा करें। हालांकि मैंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। जब वे खेलना समाप्त करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि चारों बच्चों ने अपने अंक घोषित कर दिए हैं। इसमें निबंधात्मक प्रश्न, अंग्रेजी में खुले प्रश्न आदि शामिल नहीं हैं। शीर्ष 4 स्थान पुनः सुरक्षित हैं। समूह के छात्र सो नहीं सके। अन्य लोग सचमुच आनंद ले रहे हैं और वे ही अंतिम आनंद ले रहे हैं। परिणाम जल्द ही घोषित हो जाएंगे और उनका अंतिम उत्सव ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। मीरा शर्मा के गर्भवती होने के कारण बच्चे छुट्टियां मनाने बीजिंग गए और मनीष कपूर उन्हें एक अच्छी यात्रा पर ले गए। मीरा शर्मा भी जाना चाहती थी, लेकिन वह 6 महीने की गर्भवती थी, इसलिए राजेश के लिए उसके साथ घर पर रहना बेहतर था। हर शाम बच्चे घर पर वीडियो कॉल करते थे।
रिया ने मुस्कुराते हुए कैमरे से कहा, पापा, आज हमने मनीष कपूर अंकल के साथ खूब मस्ती की। क्या आप और मम्मी अगली बार आ सकते हैं? मुझे याद है कि पिछली बार मैं बीजिंग गया था। मनीष कपूर और उनके सहपाठियों को मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया और परिवार वहां केवल 1 महीने तक रहा। उस समय चारों बच्चे किंडरगार्टन भी नहीं जाते थे। अब पीछे मुड़कर देखने पर यादें ताज़ा हो जाती हैं। पलक झपकते ही चारों बच्चे हाई स्कूल जाने वाले हैं। तनु और रिया सुंदर युवतियां बन गई हैं तथा अवि और विहू सुंदर युवक बन गए हैं और उनका छोटा बच्चा पैदा होने वाला है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मम्मी के बच्चे को जन्म देने के बाद हम सब एक परिवार के रूप में जाएंगे। तनु ने पास आकर पूछा, पापा, मम्मी, क्या आज छोटा बच्चा अच्छा व्यवहार कर रहा था? मीरा शर्मा ने जवाब दिया, बहुत अच्छा व्यवहार। पीछे से अवि की आवाज़ आई, पिताजी, मैं आपको बाद में तस्वीरें भेज दूंगा। विहू ने फिर कहा, मैं आपके लिए बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन भी लाया हूँ। राजेश कपूर ने कहा, ठीक है, जाकर अंकल मनीष कपूर से पूछो कि सबसे असली रोस्ट डक कहाँ मिलता है और कुछ लेकर आओ। भुने हुए बत्तख के बारे में बात करते हुए विहू ने कहा, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे खूब सारा वापस लाना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि यह मजाक है, लेकिन ये सच निकला। लगभग आधे महीने तक बाहर खेलने के बाद मनीष कपूर ने बच्चों को अपने चेहरे पर चंचल भाव के साथ मुंबई वापस भेज दिया। गर्मियों में बच्चे केवल कुछ अतिरिक्त कपड़े ही साथ लाते थे। जब वे वापस आए तो सभी के पास एक सूटकेस था और मनीष कपूर का सूटकेस सबसे बड़ा था। यह क्या है? मनीष कपूर थककर हौंफते हुए बोले, भैया, जरा खोलो तो पता चल जाएगा। राजेश कपूर ने इसे खोला। अच्छा काम है, भुने हुए बत्तखों का एक डिब्बा। इस गर्म मौसम में भी उनके खराब होने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वे सुबह चले गए और कुछ घंटों में आ गए, इसलिए यह इतना बुरा नहीं हो सकता। उन्होंने जल्दी से उसे फ्रिज में रख दिया और राजेश कपूर ने विहू को बुलाया। विहू के हाथ में जो डिब्बा है उसमें स्वादिष्ट स्नैक्स हैं। पिताजी, क्या हो रहा है? तुमने इतने सारे भुने हुए बत्तख क्यों खरीदे? दादाजी और दादी जी को भी कुछ खाने दो, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, बहुत बढ़िया। उसे अपने बच्चे की पितृभक्ति का ध्यान रखना होगा। अगर फ्रिज में अब और जगह नहीं बची तो भी वह उसे बाहर निकाल सकता है। एक अनलान को दे दो, एक उनके शिक्षक को दे दो। शुरुआत में बहुत ज़्यादा सामान नहीं था और अंत तक जो भी वितरित किया गया था वह वितरित कर दिया गया था, और यहाँ तक कि उन्हें उसी शहर एक्सप्रेस द्वारा वितरित किया गया था। एक्सप्रेस शुल्क और शिपिंग शुल्क केवल भुने हुए बत्तख के मूल्य से कहीं अधिक है। ये एक भुनी हुई बत्तख है जो मैं हज़ारों मील दूर से लाया हूँ। ये आसान नहीं है। खाने की मेज पर मनीष कपूर ने इसका जिक्र किया। मैं अपने 4 बच्चों को उस जगह को दिखाने ले गया जो हमने कॉलेज के दिनों में किराए पर ली थी। वह जगह अब भी वहीं है, लेकिन नीचे वाला डे केयर सेंटर बंद हो गया है। विहू आया और बोला, पिताजी, मुझे वह जगह याद है। राजेश ने पूछा, सच में? विहू ने सिर हिलाया, मुझे कुछ अंदाज़ा है। खैर, वहाँ मेरा एक अच्छा दोस्त है। रिया ने यह भी कहा कि उन्हें कुछ आभास है। तनु और विहू के विपरीत वे नर्सरी कक्षा के सभी बच्चों को अपना अच्छा दोस्त बना सकते हैं। जब वे चले गए तो उन्हें उनके अपने खिलौने दे दिए गए। वापस लौटने के बाद चारों बच्चों ने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर खेलने का कार्यक्रम तय किया। मेरे कुछ सहपाठियों को अन्य स्थानों पर दाखिला मिल गया और कुछ के पास अन्य विकल्प भी थे। चारों बच्चों ने कहा कि वे रात के खाने के लिए वापस नहीं आएंगे और लगभग 8 बजे घर पहुंचेंगे। घर पर केवल राजेश और मीरा शर्मा ही बचे हैं। जब से मैं अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती हुई हूँ। मीरा शर्मा को शांत रहना पसंद है और 4 खजानों की परेशानियों के बिना यह अच्छा है। मीरा शर्मा के लिए रसोई घर में विशेष रूप से एक स्टूल रखा गया है। जब राजेश खाना बनाता है तो वह उसे देखती है और बहुत सहज महसूस करती है। अब उसे याद नहीं कि जब वह 4 बच्चों के साथ गर्भवती थी तो उसने क्या किया था, लेकिन वह बहुत दयनीय था। प्रिया, निशा राव और कैकई को 4 खजानों के साथ खेलने के लिए ले आए। दोनों बच्चे परेशान करने वाले हैं और हर दिन उसे सिरदर्द देते हैं। मूलतः हमने योजना बनाई थी कि आंटी एन उनकी देखभाल करेंगी, लेकिन चूंकि प्रिया ने अकेले ही उनका पालन पोषण किया था, इसलिए वह उन्हें जाने नहीं दे सकती थी। इसलिए दिन में उनके दोनों बेटों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। रात में उनके सोते हुए छोटे छोटे चेहरों को देखकर मैं उनसे बहुत प्यार करने लगता हूँ।
ये चक्र बार बार दोहराया जाता है और प्रिया थकी हुई हो जाती है। जब वह स्कूल में थी तब तो सब ठीक था, लेकिन अब जब छुट्टियों का समय आ गया है तो प्रिया पागल होने की कगार पर है। उनका मानना है कि उन्होंने और अरुण कुमार ने एक सख्त माँ और एक प्यारे पिता की भूमिका बखूबी निभाई है और वे अपने बच्चों की शिक्षा और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की गहरी परवाह करते हैं। तुम 2 छोटे बच्चों को कैसे जन्म दे सकती हो? प्रिया जब छोटी थी तो वह अच्छी थी, उसका व्यवहार अच्छा था और वह प्यारी थी। उसने ये भी कल्पना की कि प्रिया भविष्य में एक प्यारा लड़का बनेगा। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि आप जरूरत से ज़्यादा सोच रहे थे। प्रिया को उसके भाई ने गुमराह कर दिया था और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है, और अंत में उसने अपने भाई से भी बदतर काम किया। प्रिया ने इस मामले पर गहराई से विचार किया। इसका परिणाम ये हुआ कि अरुण कुमार बचपन में एक अच्छे लड़के थे जो उनके पिता जैसा बिल्कुल नहीं था। मेरी तरह। ये कितना दर्दनाक एहसास है। चारों खजाने बाहर खेल रहे हैं। फिर मैं उन्हें कल जादुई शहर भेज दूंगा। प्रिया सोफे पर बैठ गई और उसे लगा कि जीवन में आसक्त होने लायक कुछ भी नहीं है। मीरा शर्मा के दूसरे बच्चे के जन्म के बाद उनका व्यक्तित्व अविश्वसनीय रूप से अच्छा हो गया और वे बच्चों के प्रति बहुत ही सौम्य हो गईं। लेकिन जब मैं परेशान होता हूं तो मुझे विशेष रूप से परेशानी महसूस होती है। मैं निशा राव और कैकेयी को देखकर ठीक हूं। प्रिया के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। अगर नहीं तो तुम उसे पाल सकते हो। मैं हर महीने उसका खर्चा दूंगी। दोनों बच्चे वास्तव में शेन शुचेन के घर पर हैं और वे आज्ञाकारी और समझदार हैं। क्या इसका कारण यह है कि फेंग शुई अच्छा है? मीरा शर्मा मंद मंद मुस्कुराईं। हमें आपके रहने खाने के खर्च की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे की देखभाल खुद कर सकती हैं। प्रिया ने अपने गंजेपन के बारे में कहा, पहले यह इतना बुरा नहीं था, लेकिन अब मेरे सबसे बड़े और दूसरे बच्चे को क्रैम स्कूल जाना पड़ता है और ताइक्वांडो की कक्षाएं लेनी पड़ती हैं और मुझे दिन में कई बार दौड़ना पड़ता है। उसने अपना चेहरा ढक लिया। मेरा बेटा, वह कर्ज वसूलने वाला है। दोनों भाई सीढ़ियों से नीचे उतरे। प्रिया ने हाथ नीचे कर लिए और उसके चेहरे पर एक माँ जैसी लेकिन सख्त मुस्कान आ गई। ये जादू भी अद्भुत है। वैसे पिछली बार तुम जो भुना हुआ बत्तख लाए थे वह बहुत स्वादिष्ट था। तुमने वह कहाँ से खरीदा था? ये बात कहते हुए मीरा शर्मा अपनी हंसी नहीं रोक सकी। यही वो चीज़ है जो विहू बीजिंग से लाया था। वह 2 सूटकेस लाया था, एक बड़ा और एक छोटा। उसने सबको बांट दिया। हमने 2 रख लिए और सब खा लिए। प्रिया ने आश्चर्य से अपने होंठ चटकाए। कमाल है, विहू वाकई खाने का शौकीन है। ये तो बहुत सोच समझ कर किया गया काम है। प्रिया आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। निशा राव के जन्म के बाद से मैंने ज़्यादा यात्रा नहीं की है। आपके बच्चे के जन्म के बाद हम घूमने चलें तो कैसा रहेगा? मीरा शर्मा ने पूछा। सिर्फ हम दोनों? ठीक है, जब तक हम आराम करेंगे उस आदमी को बच्चों की देखभाल के लिए घर पर रहने दो। प्रिया मीरा शर्मा से कहीं अधिक थकी हुई है। अरुण कुमार अपना अधिकांश समय काम में बिताते हैं और वह सब कुछ स्वयं ही प्रबंधित करते हैं। मीरा शर्मा की शादी के बाद उनकी जिंदगी प्रिया से बिल्कुल अलग थी, इसलिए उन्होंने मौज मस्ती के लिए बाहर जाने के बारे में नहीं सोचा। इसके विपरीत मुझे लगता है कि घर बहुत अच्छा है। मेरे पति विचारशील और सौम्य हैं और मेरे चारों बच्चे भी बहुत समझदार हैं। पूरा परिवार गर्भ में पल रहे बच्चे के आगमन का इंतजार कर रहा है और इसके लिए उत्सुक है। उसने सोचा कि जब बच्ची पैदा होगी तो उसके भाई बहन उससे बहुत प्यार करते हैं और उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। शेन लिनफेंग मुझ पर इतना प्यार करता है, बच्चा निश्चित रूप से मुझे हस्तक्षेप नहीं करने देगा। इसलिए बच्चों के पालन पोषण से भविष्य के जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। तो फिर आगे बढ़ो। मेरे पेट में एक और बच्चा है। मुझे नहीं पता कि वह कब बड़ा होगा। प्रिया ने चिढ़कर कहा। गद्दार। अपने दोनों बेटों को देखकर प्रिया को पता ही नहीं चला कि वह मीरा शर्मा से कितनी ईर्ष्या करती है। कहा जाता है कि वह एक और बेटी की मां बनने वाली है। वह एक बेटी चाहती है लेकिन अभी तक गर्भवती नहीं हो पाई है, जिससे वह बहुत नाराज है। ये कल्पना की जा सकती है कि यदि मैं एक बेटे को जन्म देती हूँ तो मेरा पूरा जीवन अंधकार में हो जाएगा। इस तरह से सोचकर मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा रात में बहुत अधिक मूड स्विंग और अनिद्रा जैसे लक्षणों के कारण होता है। प्रिया के रिश्तेदार 3 महीने से नहीं आए हैं। पहले तो मुझे लगा कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन परीक्षण नकारात्मक आया। इंतज़ार करने के बारे में सोचो। लगभग 1 सप्ताह तक इंतजार करने के बाद मैंने जांच करवाए और पता चला कि मैं गर्भवती नहीं थी।
डॉक्टर ने बताया कि मैं बहुत अधिक तनाव में थी और बहुत चिंतित थी, इसलिए मैंने दायने और अन्य दवाएं लीं। यह अंततः यहाँ है। उसके बाद से प्रिया से किसी ने भी बच्चे की बात नहीं की और प्रिया भी इससे सहमत हो गई थी, इसलिए उसे ऐसा ही रहने दिया। चारों खजाने दोपहर में वापस आ गए। अपनी ओर आते हुए उस सुंदर पुरुष और सुंदर स्त्री को देखकर, जो इतने आकर्षक थे कि उनमें से पानी निकल सकता था, प्रिया को लगा कि वह भी कोशिश कर सकती है। अरे, मुझे एक बेटी को जन्म देना ही होगा। उनमें से हर एक का लुक अविश्वसनीय है न? विशेष रूप से 3 खजाने, हे भगवान, वे पहले से ही आश्चर्यजनक हैं। मैं सोच रहा हूं कि जब वह बड़ा होगा तो वह किस तरह का राक्षस बनेगा। जैसे ही दोनों बच्चों, निशा राव और कैकाई ने 4 खजानों को देखा, वे सभी अच्छे बच्चे बन गए। भाई बहन को की गई कौलें बहुत मधुर हैं। प्रियदु को अपने दोनों बेटों को पालन पोषण हेतु देखभाल की आवश्यकता महसूस हुई। उसने सोचा कि दोनों भाई निशा राव और कैकई निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। बच्चे लंबे हैं। तनु और रिया दोनों कक्षा की अन्य लड़कियों से बहुत बेहतर हैं। लड़कों का तो जिक्र ही न करें, जिनमें रिया भी शामिल है, जिसे कभी खेल पसंद नहीं रहा और वह राजेश जितनी ही लंबी है। थोड़ी देर खेलने और खाना खाने के बाद प्रिया अपने दोनों बेटों को घर ले गई। निस्संदेह निशा राव और कैकई वहां से जाने के लिए अनिच्छुक थीं। प्रिया को बुरा नहीं लगा, मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास छोड़ दूंगी और वापस आकर ले जाऊंगी। वापस आते समय प्रिया को बहुत आराम महसूस हुआ। वह सड़क किनारे एक खाने की दुकान पर गई, अपना पसंदीदा खाना खाया और कुछ कपड़े खरीदे। अरुण कुमार वापस आए और बोले, पत्नी, बच्चे कहाँ हैं? प्रिया ने दरवाजे से टिककर पूछा, बच्चा कितने दिन से मीरा के घर पर है? इतने सालों से शादीशुदा होने के बाद भी क्या वह प्रिया के हाव भाव नहीं समझ सकता? आह, 2 परेशान करने वाले बच्चों के बिना वे अंततः अपनी दुनिया का आनंद ले सकते हैं। निशा राव और कैकेयी राजेश के घर पर खूब मस्ती कर रही हैं और बहुत आज्ञाकारी हैं। जब भी चारों बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें हमेशा अपने साथ ले जाया जाता है। उस दिन घर पर एक अप्रत्याशित मेहमान आया, ऋषित। ऋषित अन्य 4 बच्चों के समान ही मिडिल स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वे अलग कक्षा में थे, उसी कक्षा में जहां टिया खन्ना पढ़ती थी। इस परीक्षा में ऋषित ने टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया, जो कि बहुत अच्छा परिणाम है। मूलतः मैं नवी मुंबई नंबर 5 मिडिल स्कूल में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकता था, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने पहले ही एक स्कूल ढूंढ लिया था और सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। मैं आज यहाँ अलविदा कहने आया हूँ। ऋषित एक उपहार लाया है। उनमें अभी भी अपने साथियों से कहीं अधिक परिपक्वता है। मैंने अपने परिवार के साथ भोजन किया, अपना पता बताया और चला गया। ऋषित कभी कभी उनके घर आता रहता था। ऐसा माना जा रहा है कि उसके परिवार को उससे बहुत उम्मीदें हैं और बच्चा काफ़ी दबाव में है। हर बार जब वह आता है, राजेश उसके लिए बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन तैयार करता है और इस बार भी कोई अपवाद नहीं है। चारों बच्चों ने ऋषित को एक एक उपहार दिया और उसके उज्जवल भविष्य और हर दिन खुशी की कामना की। कार में ऋषित ने उनके उपहारों को देखा और उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई।